आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब का इतिहास। इनसे पहले जितने भी मुगल वंश के शासक हुए उनके बारे में पढ़ाया जा चुका है। आप लोग जाके प्ले लिस्ट के सेक्शन में देख सकते हैं। औरंगजेब के बारे में आज पहले डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए औरंगजेब का इतिहास कहानी की तरह पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ। इनका जन्म दोहाद में हुआ था 1618 में। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहाँ था। इनके पिता का नाम शाहजहाँ था और इनकी माता का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है ना। इनके पिता का नाम शाहजहाँ था और इनकी माता का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। इनके गुरु थे, उनका नाम मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाते हैं। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। तो आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि धारण कर 31 जुलाई 1658 में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया। इससे पहले शाहजहाँ के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था उनमें दारा सिकों से इन्हें लड़ना पड़ा था। तो सामूगढ़ के युद्ध को जीतने के बाद इन्होंने जल्दबाजी में अपना पहला राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद देवराय का युद्ध, ये भी दारा सिकों से हुआ। तो दारा सिकों से सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। शाहजहाँ के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को इसकी दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। जब यह देवराय के युद्ध दारा सिकों से जीत जाते हैं 1659 में, तो इसके बाद यह दारा सिकों की हत्या करवा देते हैं और यह वास्तविक रूप से मुगल वंश का अगला शासक बन जाते हैं। तो इन्होंने अपना दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया। ठीक है ना। 1659 में अपना पहला राज्याभिषेक इन्होंने आगरा में करवाया था 31 जुलाई 1658 में और अपना दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 में दिल्ली में करवाया। औरंगजेब की पत्नियां के बारे में जान लेते हैं। तो 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिल्लास बानो बेगम रबिया उद दौलानी के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम रबिया उद दौलानी था। इनका विवाह 1637 में हुआ। दिल्लास बानो बेगम औरंगजेब की पहली पत्नी थी। जो यह रबिया उद दौलानी है, यह औरंगजेब की पहली पत्नी थी। तो औरंगजेब की पत्नियों के बारे में जान लेते हैं, उनके पुत्रों के बारे में जान लेते हैं और उनकी पुत्रियों के बारे में जान लेते हैं। इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। औरंगजेब की पत्नियां दिल्लास बानो बेगम, नवाब बाई, औरंगाबादी महल, उदयपुरी महल, ये थे औरंगजेब की पत्नियां। औरंगजेब के पुत्र देख लेते हैं। मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद कामबख्श और सुल्तान मोहम्मद अकबर। औरंगजेब की पुत्रिया को देख लेते हैं। जेब उन निसा, जिन्नत उन निसा, बद्र उन निसा, जबत उन निसा और मेहर उन निसा, ये सभी औरंगजेब से रिलेटेड है। तो आपको औरंगजेब की पत्नियां में दिल्लास बानो बेगम को याद रखना है और उनके पुत्र में आपको बहादुर शाह प्रथम, जो कि आगे चलकर शासक बनते हैं, इन्हें याद रखना है और सुल्तान मोहम्मद अकबर को याद रखना है, क्योंकि जो अकबर थे इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था।
तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। और औरंगजेब की पुत्रिया में आपको जेवन उन निसा के बारे में याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि जेब उन निसा किसकी पुत्री थी, तो औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब की उपाधियां को भी देख लेते हैं। जो उपाधियां मिली थी इनके बारे में देख लेते हैं। इनको लगभग 5 से 6 उपाधियां मिली थी, ठीक है ना। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी उपाधि मिली थी बहादुर की, ठीक है ना। औरंगजेब जब मात्र 15 वर्ष की आयु के थे तभी एक बार आगरा के कुछ हाथियों ने हमला कर दिया, जिससे चारों तरफ भगदड़ मच गई। लेकिन औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी के साथ हाथियों का मुकाबला किया। औरंगजेब जब 15 वर्ष के आयु के थे तब उस समय आगरा में कुछ हाथियों ने वहाँ पे हमला कर दिया और वहाँ पे भगदड़ मच गई। लेकिन जो औरंगजेब थे यह बहुत बहादुरी से उन सभी का मुकाबला किए। इसकी यह बहादुरी को देखकर शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि प्रदान की, ठीक है ना। इनको बहादुर की उपाधि यहीं से मिली। अगला उपाधि देख लेते हैं। दूसरा है जिंदा पीर। औरंगजेब इस्लामी कानून को मानता था, इसलिए इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो औरंगजेब है यह इस्लामी कानून को मानता था और इस्लाम के जो किताब है कुरान उसी को अपने शासन का आधार बनाया था, इसीलिए इसे जिंदा पीर कहा गया है। उसके बाद है आलमगीर, यानी कि विश्व का विजेता। यह उपाधि भी औरंगजेब ने ही धारण की थी। चौथा है शाही पोशाक में एक दरवेश। यह उपाधि भी औरंगजेब को मिली थी, क्योंकि सादा रहन सहन एवं शराब न पीने के कारण औरंगजेब को शाही पोशाक में एक दरवेश की उपाधि मिली। वह सादा रहन सहन के थे और शराब नहीं पीते थे, जिस कारण उसे शाही पोशाक में एक दरवेश कहा गया है। पांचवा है हाफिज। औरंगजेब को हाफिज की उपाधि भी मिली थी। औरंगजेब ने पूरा कुरान याद कर लिया था, ठीक है ना, इसलिए इसे हाफिज की भी उपाधि मिली है। छठा और आखिरी है अब्दुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। यह उपाधि औरंगजेब ने राज्याभिषेक के समय धारण की थी। तो इन सभी उपाधियों को आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। प्रमुख विद्रोह और युद्ध अभियान। सबसे पहला है जाटों का विद्रोह, ठीक है ना। औरंगजेब को सबसे पहले जाटों का विद्रोह का सामना करना पड़ा। यह पहला संगठित विद्रोह था जो कि 1669 में हुआ। यह औरंगजेब के खिलाफ किया गया पहला संगठित विद्रोह था जो दिल्ली और आगरा के जाटों ने किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व गोकुल नामक जाट सरदार कर रहे थे, ठीक है ना। जाटों के तरफ से इनका नेतृत्व गोकुल कर रहे थे। तो इस विद्रोह में मजदूर वर्ग के लोगों ने इसमें प्रमुख रूप से शामिल हुए, ठीक है। जाटों के विद्रोह में मजदूर लोग प्रमुख रूप से शामिल हुए थे। तो अंततः 1670 में तिलपत का युद्ध हुआ, जिसमें हसन अली खान जो कि औरंगजेब का सेनापति था, इसने जाटों के विद्रोह को समाप्त कर गोकुल को बंदी बनाकर मार दिया। फिर दूसरा संगठित विद्रोह जो कि 1685 में हुआ। जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह का नेतृत्व राजा राम कर रहे थे। दूसरा संगठित विद्रोह का नेतृत्व राजा राम कर रहे थे। इस विद्रोह में जाटों ने हमले कर लूटमार किया। जो जाट थे इस बार हमला किए और बहुत लूटमार भी किए थे। इस समय औरंगजेब धार्मिक कट्टरता का परिचय दे रहा था, तो इसने भी सोचा कि हम भी इसी प्रकार कुछ परिचय देंगे, ठीक है। तो 1685 के समय जो औरंगजेब थे यह धार्मिक कट्टरता को अपना रहे थे, तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी कुछ इसी प्रकार इनका जवाब देंगे। तो इसने औरंगजेब को चिढ़ाने और दुख पहुंचाने के लिए अकबर की कब्र खुदवा दी।
और अकबर की कब्र में से जो कुछ भी हड्डियां बाहर निकल कर आई इसमें आग लगा दिया गया। इस घटना से औरंगजेब काफ़ी दुख हुआ और इस वजह से इसने राजा राम की हत्या कर दी। राजा राम की हत्या के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व किया। जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके भतीजा चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व किया। लेकिन राजा राम की हत्या के बाद जाटों का विद्रोह काफ़ी सीमित हो गया था। ठीक है, जब राजा राम की हत्या हो गई उसके बाद जाटों का विद्रोह काफ़ी सीमित हो गया था। अंततः 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद भी छोटे मोटे विद्रोह चलता रहता है। सिख विद्रोह देख लेते हैं। सिखों का विद्रोह किस लिए हुआ था? सिख विद्रोह पूरी तरह से धार्मिक विषय पर संबंधित था। ठीक है ना, जो सिख का विद्रोह हुआ था यह पूरी तरह से धार्मिक था। इस समय सिखों के गुरु तेग बहादुर थे। यह सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब ने सोचा और प्रयास किया, यदि तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करा दे तो सारा सिख संप्रदाय स्वयं ही इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेगा। जो औरंगजेब थे यह चाहते थे जितने भी धर्म हैं वह सभी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। इस प्रकार सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बुलाया गया। जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनको औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए, परंतु इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया और विद्रोह किया। ठीक है ना, जो गुरु तेग बहादुर थे सिखों के 9वें गुरु, इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया और साथ में ही विद्रोह भी कर दिया। लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया और दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में शीशगंज के पास 1675 ईस्वी में तेग बहादुर के सर को अलग कर मार दिया गया। उसके बाद 1682 में औरंगजेब दक्षिण भारत तक चला जाता है और सिख उत्तर भारत में विद्रोह को जारी रखते हैं और अंत में जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब अगले मुगल शासक बहादुर शाह के समय सिख और मुगलों के बीच समझौता हो जाता है। 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देते हैं। उसके बाद औरंगजेब 1682 में दक्षिण भारत चले जाते हैं, परंतु सिख उत्तर भारत पर विद्रोह करते रहते हैं। अंततः 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर भी छोटे मोटे विद्रोह चलते रहता है और लास्ट में चलकर बहादुर शाह के समय में सिख और मुगलों के बीच समझौता हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं राजपूतों का विद्रोह। ये सभी जितने भी विद्रोह हैं सभी पूछे गए हैं। ठीक है ना, खास करके एसएससी के एग्जाम में। राजपूत शासक अकबर के समय मुगलों के सहयोगी थे, परंतु जब औरंगजेब शासक बने तो यह धार्मिक कट्टरता अपनाने लगे, जिससे यह मुगलों से दूर जाने लगे। जो राजपूत थे यह अकबर के समय में मुगलों के साथ थे, परंतु जब से औरंगजेब शासक बने तो औरंगजेब धार्मिक कट्टरता को अपनाने लगे, जिस कारण यह मुगलों से दूर जाने लगे। मालवाड़ और मेवाड़ औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, परंतु इन दोनों विद्रोह को आसानी से औरंगजेब दबा देते हैं। इसके बाद औरंगजेब का पुत्र जिनका नाम शहजादा अकबर था, इसने मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों के साथ सहयोग कर 11 जनवरी 1681 में स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। जो औरंगजेब के पुत्र हैं अकबर, इन्होंने मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों के साथ मिलकर 1681 में अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। तो इसके बाद 1681 में ही शहजादा अकबर
ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसके बाद देखते हैं, लेकिन बाद में चलकर इन्हें राजपूत का साथ छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनके पिता औरंगजेब ने एक खत लिखवाया था। ठीक है ना, जो इनके पिता थे औरंगजेब, इन्होंने एक खत लिखवाया और उस खत में लिखा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर, कि तुम राजपूत के साथ मिलकर उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे हो और हम राजपूतों को बारी बारी से मार रहे हैं। औरंगजेब लिखवाते हैं और यह चिट्ठी राजपूत के खेमे में भेज दिया जाता है। ठीक है, औरंगजेब क्या लिखवाते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर, कि तुम राजपूतों को साथ मिलकर उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे हो और अब हम राजपूतों को बारी बारी से मार रहे हैं। झूठ मूठ का लिखवाते हैं औरंगजेब और यह चिट्ठी को राजपूत के खेमे में भेज दिया जाता है। तो इस खत को राजपूत पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि औरंगजेब और अकबर की एक चाल है कि अकबर आकर हमारे साथ मिल गया है और अब हमारे ही आदमियों को मरवा रहा है। इस प्रकार राजपूत को ऐसा लगा कि अकबर हमारा सहयोगी नहीं बल्कि शत्रु है। इस प्रकार अकबर को राजपूतों का साथ छोड़ना पड़ा। तो राजपूत का साथ छोड़ने के बाद यह शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास पहुंच गए। अकबर राजपूत का साथ छोड़ देते हैं, तो उनके साथ छोड़ने के बाद यह शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास पहुंच जाते हैं। संभाजी ने भी उनका संरक्षण दिया, जिसके कारण औरंगजेब उसका पीछा करते हुए मराठा क्षेत्र में पहुंचा और अपने अंतिम समय दक्षिण भारत में ही व्यतीत किया। ठीक है ना, आपको पता चल गया कि औरंगजेब दक्षिण भारत क्यों आए थे। तो इसके बाद यह दक्षिण भारत में ही रह गए। औरंगजेब के आने के बाद मराठे भी पराजित होने लगे, यानी कि मराठा भी हारने लगे। इसके बाद अकबर फारस भाग गया और वही थोड़े समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, मराठा पराजित होने लगे, उसके बाद अकबर फारस भाग जाते हैं और कुछ समय बाद वही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मराठों का विद्रोह देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मराठों का विस्तार शिवाजी के माध्यम से हुआ। मराठों का प्रारंभ महाराष्ट्र में हुआ और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। जो मराठों का उत्कर्ष था यह महाराष्ट्र से शुरू हुआ और पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। औरंगजेब इस समय उत्तर भारत में था। जब इसे पता चला कि मराठा दक्षिण भारत में फैल रहे हैं, तो उन्होंने राजपूत राजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि के लिए उन्हें वहां भेजे और यह संधि 1665 में संपन्न हुई। ठीक है ना, 1665 में यह संधि संपन्न हुई। तो देख लेते हैं इस संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई। शिवाजी को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। शिवाजी द्वारा मुगलों के जीते गए 35 किलो में से 23 किले पुनः लौटा दिए गए। जो 35 किले शिवाजी के पास थे, उनमें से 23 किलो को फिर से वापस लौटा दिया गया। राजा जय सिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में चढ़ने की प्रार्थना किया तथा मुगल सत्ता से रियासत दिलाने के लिए आगरा में आमंत्रित करता है। ठीक है, जो राजा जय सिंह थे जिन्हें औरंगजेब ने भेजा था, तो यह शिवाजी से औरंगजेब के दरबार में आने का दरख्वास्त करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको मुगल सत्ता में से कुछ रियासतें मिलेंगे, तो उन्हें आगरा में आमंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार 1666 में शिवाजी आगरा के किले में दीवाने आम में उपस्थित हुए। उन्हें औरंगजेब ने धोखा देते हुए आगरा में स्थित जयपुर भवन में नज़रबंद यानी कि कैद करवा दिए। कुछ समय बाद ही शिवाजी भागने में सफल हो जाते हैं। थोड़े ही दिनों बाद वह भागने में सफल हो गए। शिवाजी को भगाने में
जय सिंह के पुत्र राय सिंह ने मदद किया। जो उनके सेनापति थे जय सिंह, इनके ही पुत्र राय सिंह ने इनकी मदद की। इसके बाद वह पुनः दक्षिण भारत लौट जाते हैं और मुगलों से फिर से लड़कर कई किले जीत जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भागने के बाद वह फिर से दक्षिण भारत चले गए और मुगलों से लड़कर कई किलों को फिर से अपने साम्राज्य में मिला लिए। 1690 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, जो काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैला था। ठीक है ना, जो मुगल साम्राज्य था यह अपने चरमोत्कर्ष पे था। यह काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैल चुका था। पूरे मुगल साम्राज्य के सम्राट में क्षेत्रफल की दृष्टि से औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा विस्तार किया। ठीक है, सबसे ज़्यादा विस्तार औरंगजेब ने ही किया था। दक्षिण भारत विजय देख लेते हैं। दक्षिण भारत विजय को 1682 ईस्वी में उत्तर भारत से दक्षिण भारत औरंगजेब आ जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार ही था। यह दक्षिण भारत साम्राज्य विस्तार के लिए आए थे। तो देख लेते हैं इनका साम्राज्य विस्तार। गोलकुंडा विजय 1686 से 87 ईस्वी तक चला। इस समय यहाँ का शासक अबुल हसन कुतुब शाह थे। औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया और इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद इन्होंने बीजापुर को भी जीता था। ठीक है, दक्षिण भारत से गोलकुंडा और बीजापुर राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिए। दक्षिण भारत में इनके जितने भी विरोधी थे इन सभी को पराजित कर इन्होंने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण भारत में औरंगजेब के जितने भी विरोधी थे इन सभी को इन्होंने हरा दिया और उन सभी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिए। परंतु एक कहावत ये भी है, ठीक है ना, दक्षिण भारत जाने के बाद एक कहावत ये भी है, दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान साबित हुआ, क्योंकि यह अपने अंतिम समय तक यही रहता है, जिस कारण उत्तर भारत पर उसने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण आगे चलकर मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। ठीक है ना, जब वह दक्षिण भारत जाते हैं तो उन्हीं का साम्राज्य विस्तार में लग जाते हैं और दक्षिण भारत पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। तो औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल साम्राज्य में प्रभावशाली शासक नहीं बन सका। ठीक है ना, जिस कारण मुगलों का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। अब देख लेते हैं बीबी का मकबरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। जो बीबी का मकबरा है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। यह मकबरा औरंगजेब ने अपनी बीवी रबिया उर दौरानी यानी कि दिललास बानो बेगम की याद में बनवाया था। ठीक है ना, जो यह बीबी का मकबरा है यह पूरी तरह से ताजमहल के जैसा है। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि बीबी का मकबरा औरंगजेब का पुत्र आजम शाह ने अपनी मां के याद में बनवाया था। जो औरंगजेब के पुत्र है आजम शाह, इन्होंने अपनी मां की याद में बनवाया था। यह कई इतिहासकारों का मानना है, तो इसमें मतभेद है, आप दोनों याद रखें। बीबी का मकबरा को ताजमहल का घटिया नकल भी कहा जाता है। ठीक है ना, यह ताजमहल का नकल किया गया है। तो इस मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है और द्वितीय ताजमहल भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना, बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल और दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं मोती मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। मोती मस्जिद का निर्माण नई दिल्ली में औरंगजेब ने करवाया था। जो मोती मस्जिद है नई दिल्ली में, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया।
मोती मस्जिद नई दिल्ली में जो लाल किला है उसके परिसर में स्थित है। मोती मस्जिद पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर के उपयोग से बनाया गया है। ठीक है, जिस तरह ताजमहल बनाया गया था सफ़ेद संगमरमर से, उसी तरह मोती मस्जिद को भी सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। जो आगरा में मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और जो दिल्ली में स्थित है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जो कि लाल किला के परिसर में स्थित है। औरंगजेब से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। जो जजिया कर होता है जो कि गैर मुसलमानों पे लगता है, उस कर को इन्होंने फिर से लागू किया 1679 ईस्वी में। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू अधिकारी को नियुक्त किया गया था। औरंगजेब ने कुरान को अपना शासन का आधार बनाया। ठीक है, जो औरंगजेब थे इन्होंने कुरान को अपना शासन का आधार बनाया, और कुरान में जो शरीयत के विरुद्ध था उन सभी को इन्होंने प्रतिबंध लगाया। चलिए देख लेते हैं। तो इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोका दर्शन आदि पर्वों को बंद करवाया। ठीक है ना, इन सभी को इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तुलादान प्रथा, इनको भी जान लेते हैं। तो इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने या चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की परंपरा थी। ठीक है ना, जो तुलादान प्रथा है इसमें बादशाह जन्मदिन पर उन्हें सोने चांदी और अन्य वस्तुओं से तौलने की परंपरा थी। यह परंपरा अकबर के शासनकाल से ही चला आ रहा था, लेकिन औरंगजेब ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इन्होंने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा पर भी बंद लगा दिया। ठीक है, जो सिजदा और पैबोस प्रथा थी इन पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जो सती प्रथा था इन पर भी इन्होंने 1663 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने संगीत, चित्रकला, नाच गाना इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। परंतु जो औरंगजेब थे यह स्वयं वीणा बजाने में उस्ताद थे, फिर भी इन्होंने नाच गाना, संगीत, चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिए। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों का तोड़ने का आदेश दिया था। इन्होंने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में है सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर। ठीक है ना, इन सभी मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़वाया था। अंततः औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी में हो जाती है। तो इसे औरंगाबाद के खुलदाबाद में दफनाया गया, जो कि अब रोजा कहलाता है। ठीक है ना, खुलदाबाद अब रोजा नाम से जाना जाता है। यह औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब के बाद कोई भी प्रभावशाली शासक नहीं बने, जिस कारण मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। अगले वीडियो में उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य को देखेंगे, जिनमें जितने भी बादशाह हुए मुगल साम्राज्य का 1857 ईस्वी तक, उन सभी को कवर करेंगे। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, औरंगजेब के पिता का क्या नाम है? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। बताइए, औरंगजेब के पिता का क्या नाम है?
इनके पिता का नाम शाहजहां है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक कब करवाया? ऑप्शन बी 1658 में। क्वेश्चन नंबर 3, देवराय के युद्ध में किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए औरंगजेब की। क्वेश्चन नंबर 4, औरंगजेब का विवाह किसके साथ हुआ? औरंगजेब का विवाह दिलनाश बानो बेगम से हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि औरंगजेब की नहीं है? तो इनमें से शेर खान की उपाधि औरंगजेब की नहीं है, बाकी हाफिज, बहादुर और आलमगीर ये तीनों उपाधि औरंगजेब की है। क्वेश्चन नंबर 6, तिलपत का युद्ध कब लड़ा गया? ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो तिलपत का युद्ध 1670 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया? ऑप्शन बी औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 8, पुरंदर की संधि कब हुई? बताइए, पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये एनटीपीसी में पूछा गया है। तो यह संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा गया है? दक्षिण भारत का ताजमहल बीबी का मकबरा को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कौन करवाए? मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में औरंगजेब करवाए। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में शाहजहां करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 12, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कब किया? ये यूपी एसएससी में पूछा गया है। तो इन्होंने जजिया कर को 1689 ईस्वी में पुनः लागू किया। क्वेश्चन नंबर 13, औरंगजेब ने अपना शासन का आधार किसे बनाया? इन्होंने अपना शासन का आधार कुरान को बनाया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, औरंगजेब स्वयं कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे? ऑप्शन सी वीणा वाद्ययंत्र को बजाते थे। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।